नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज के 70 गेट खोल दिए गए। देश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद कृष्णा नदी पर बने प्रकाशम बैराज के 70 गेट खोल दिए गए। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही सभी डिवीजन में कंट्रोल रूम ऑफिस बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में ढेला नदी का पुल मरम्मत कार्य की वजह से बंद है। वहीं दूसरी ओर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इस दौरान जहां कई लोग नदी में गिर पड़े, कई गाड़ियां नदी में फंस गईं, जिसे जेसीबी के सहारे निकाला गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अमीनाबाद में रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान पटरी दुकानदारों ने भीख मांगी और सरकार से दुकान लगाने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा किसानों के समर्थन में कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। विधायक ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी को किसान विरोधी बताते हुए हटाने की मांग की। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब के बठिंडा में किसानों ने केंद्र के किसान अध्यादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के कोतवाली इलाके में छेड़खानी का आरोप लगाते हुए 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिला ने दुकानदार को पीट दिया और वहां रखे सामान को फेंककर तोड़फोड़ की। इस घटना की वजह से दुकान के बाहर रास्ते पर जाम लग गया। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज उत्पादक किसानों ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का विरोध किया। लासलगांव के किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलन करायचंय, आपला जो अधिकार है आपल्याला तो मिळवायचा आहे। भारतीय युद्धपोत INS तलवार ने उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर USNS यूकोन से ईंधन भरने का काम किया। भारत को ईंधन भरने की सुविधा एक रक्षा समझौते के प्रावधान के तहत मिली है। ये समझौता साल 2016 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के एक होटल में कुछ लोगों के डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जो पुलिसकर्मियों का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक फौजी की पिटाई के केस में क्लीन चिट मिलने के बाद ये पार्टी की गई। राजस्थान के अजमेर में कोरोना बीमारी से बचाव के लिए छोटा भीम के मशहूर कार्टून किरदार का सहारा लिया गया। अजमेर की सड़कों पर छोटा भीम घूम घूम कर लोगों को मास्क लगाने और दूसरी जरूरी एहतियात के बारे में जागरूक कर रहा है। मूवी माफिया और ड्रग नेटवर्क को लेकर कंगना रनौत की लड़ाई संसद से होते हुए बच्चन परिवार तक चली आई है। एक दिन पहले बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर चिंता जताई, जिस पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड की साइड लेते हुए पलटवार किया। जवाब में अब कंगना ने पूछा है कि अगर अभिषेक बच्चन फांसी पर लटके हुए पाए जाते तब भी क्या आप यही कहती? लेकिन कंगना के बयान में तल्खी की असल वजह ये रही कि जया बच्चन ने राज्यसभा में बयान देते ही उनको भी निशाने पर ले लिया। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है सर। पीपल हु हैव मेड देयर नेम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री हैव कॉल्ड इट अ गटर। आई कंप्लीटली disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. जया बच्चन ने खुलकर कंगना रनौत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उस ट्वीट की ओर था जिसमें कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री को गटर बताया था। कंगना ने पीएमओ को टैग करते हुए ट्वीट किया था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। लेकिन जब जया बच्चन ने निशाना साधा तो कंगना ने भी जवाब देने में देर नहीं की, बल्कि उन्होंने अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन को भी घसीट लिया। कंगना ने लिखा, जया जी क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को कम उम्र में पीटा गया होता, ड्रग्स दिया गया होता और शोषण होता,
क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार शोषण की बात करते और एक दिन फांसी पर लटके पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। राज्यसभा में जया बच्चन के बयान और कंगना की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद माहौल गर्म हो गया है। हालांकि इसकी वजह ये भी रही कि जया बच्चन ने सीधे बीजेपी सांसद रवि किशन पर भी हमला बोला। उन्होंने बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन पर लोकसभा में बयान दिया था। Just because there are few people, you cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। असल में मॉनसून सत्र के पहले दिन रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल का जिक्र किया था, लेकिन जया बच्चन के सख्त लहजे पर रवि किशन हैरान रह गए। देखिए, हमको जया जी से समर्थन चाह रहे थे, हमारी सीनियर हैं, लेकिन उनसे समर्थन के बजाय हमको उन पे उन्होंने आरोप ही लगा दिया। मैं अपनी इंडस्ट्री को बचाने की बात कर रहा था। जया जी, मैं अपनी इंडस्ट्री की युवाओं को बचाने, आने वाली पीढ़ी को, आप हमारी सीनियर हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता है इसमें। आप भी जानती हैं, आपके ज़माने में सब नहीं था। अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं आग होगी। हम लोगों को उसको संभालना है, सरकार द्वारा इसको संरक्षण मिलना है, एनसीबी द्वारा वो सारे नार्कोटिक गैंग्स को पकड़ना है, ताकि ये माहौल गंदगी वाला निकल जाए, ताकि जिस तरह सुशांत को एडिक्शन लगवा दिए, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने की हमने एक आवाज़ उठाई थी। लोगों को जया जी इस भोजपुरी इंडस्ट्री से रोज़गार मिलता है। मैं वही रवि किशन हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है जया जी। मुझे किसी ने काम नहीं किया। मैं हिंदुस्तान की 7-8 इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तेलुगु में भी उतना पॉपुलर हूँ जितना मैं नॉर्थ में हूँ। तो मैं वो व्यक्ति हूँ, स्वयंभू हूँ मैं जया जी। कोई थाली में, जिस थाली में रहा उसको सोने की थाली बनाया, मैं वो रवि किशन। जया बच्चन ने बेशक फिल्म इंडस्ट्री का मुद्दा उठाया और सरकार से उसे समर्थन देने की अपील की। State and employment is at the worst level. In order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. लेकिन पेच ये है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के साथ है, इसीलिए उनके बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में छर्रा से बीजेपी विधायक रविंद्र पाल सिंह अकबराबाद थाने में कोतवाल ही बन बैठे। बताया गया कि विधायक रविंद्र पाल सिंह एक मामले में मुकदमा लिखवाने के लिए अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और कोतवाल को उनकी कुर्सी से हटाकर खुद शिकायत दर्ज करने लगे, जिसका 39 सेकंड का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें देखा गया कि बीजेपी विधायक अकराबाद एसएचओ की कुर्सी पर बैठे हैं और शिकायत खुद लिख रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मी आसपास की दूसरी कुर्सियों पर बैठे नजर आए। इसके बाद उन्होंने शिकायत की एक कॉपी पुलिस को वहीं बैठ कर दी। दर्ज करा के कॉपी ले लो, जहां पर वो खुद एसएचओ उमेश चंद्र शर्मा की कुर्सी पर विराजमान हो गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। बेचारे गरीब मरेंगे, उसे पानी जो गंदा पानी, जो पोखर का तालाब का पानी जो आ जाएगा ऊपर, उसके बाद क्या होगा? फिर जो बीमारी फैलेगी, छवि तो हमारी सगाई तो होगी। तो वैसे भी गंदा पानी नहीं, वो मशीन है कहाँ चलेगी? तुमने परमिशन कहाँ से ली? खैर, कायदे से एक विधायक को एसएचओ की सरकारी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन थाने के अंदर का मंजर देखकर एक पल के लिए तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि यह पुलिस का थाना है या विधायक का अपना कार्यालय। संसद भवन परिसर में लेफ्ट पार्टियों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। दिल्ली में वामपंथी दलों के सांसदों ने संसद भवन के परिसर में किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया। नेताओं ने किसान विरोधी अध्यादेशों को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। सरकार मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट से कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह डांगी का कोरोना बीमारी से निधन हो गया। कोरोना से संक्रमित होने के बाद से डांगी का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। मध्य प्रदेश के हरदा में लेन देन के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भूपेश बघेल सरकार को उनके किए वादे को याद दिलाने के लिए दंतेवाड़ा और बीजापुर के आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। फर्जी मामलों में जेल में बंद हजारों आदिवासियों की रिहाई और उद्योगपतियों को जमीन नहीं देने के वादे की याद दिलाई।
भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के लिए देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्से, कर्नाटक के उत्तरी और तटीय इलाकों और केरल में तेज बारिश होने की संभावना जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने चीन को मात देते हुए ECOSOC यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से जुड़े आयोग में जगह बना ली। ये आयोग महिलाओं की स्थिति पर काम करता है। इस सीट को पाने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच हुए मुकाबले में भारत को जीत मिली। ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से भारत में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। हालांकि ADB का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आएगा। शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 287 अंक उछलकर 39,044 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 81 अंक ऊपर चढ़कर 11,521 पर बंद हुआ। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर चीन को उसकी औकात बताई है। संसद में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने LAC पर बार बार चीन की ओर से हो रही साजिशों को बेनकाब किया है और बताया कैसे गलवान में पहले PLA के सैनिकों को भारत के शूरवीरों ने धूल चटाई और फिर 29-30 अगस्त की रात को चीन के दुस्साहस का करारा जवाब दिया। हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा तापमान 0 से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। मुझे रक्षा मंत्री ने जवानों के शौर्य का बखान किया, बताया कैसे LAC पर चीन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवान हमेशा मुस्तैद हैं। हालांकि रक्षा मंत्री ने माना कि लद्दाख में आज हालात चुनौतीपूर्ण हैं, इसीलिए उन्होंने संसद में एकजुटता प्रस्ताव की मांग की। यह समस्या है, यह समय है जब यह सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। LAC पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री ने सदन से प्रस्ताव की मांग रखी, तभी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस प्रधानमंत्री से चीन मसले पर बयान देने की मांग करते हुए लोकसभा से वॉकआउट कर गई। हिंदुस्तान की फौज की समर्थन के लिए हमारे फौजों को हमारे पार्टी की तरफ से उनकी शौर्य, उनकी जज्बा, उनकी बहादुरी को मान्यता देते हुए हमारी तरफ से दो टूक बात करने का गुहार लगाई कि हमारे बहादुर फौजों ने सरजमीन पे सीना ताने हुए देश को रक्षा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में हंगामा काटा तो वहीं राहुल ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ ट्विटर वॉर छिड़ा। राहुल ने कहा, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया है। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा, लेकिन मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। चीन विवाद पर राहुल पहली बार सरकार पर हमलावर नहीं है। वो इससे पहले भी कई बार LAC विवाद पर मोदी सरकार को घेर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार चीन के खिलाफ एकजुटता की अपील कर रही है, जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रस्ताव की मांग कर रही है, ऐसे में कांग्रेस का अड़ियल रुख जहां एक तरफ सीमा पार गलत संदेश देता है तो वहीं खुद कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है। और इस बीच चीन के साथ LAC पर तनातनी देखते हुए सेना ने लेह में अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वायुसेना के ग्लोब मास्टर और IL-76 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से रसद और दूसरे सामान को लगातार लेह एयरपोर्ट पर पहुंचाया जा रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं और लगातार ये तैयारी चल रही है। इन सामानों को फॉरवर्ड इलाकों तक जल्दी पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक बार में 10 टन तक वजन उठा सकता है। आर्कटिक टेंट, कमरा गर्म करने के लिए हीटर जैसी चीजें लेह पहुंचाई जा रही हैं, जिनकी सर्दियों में ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को काफी जरूरत होगी। लेह में मौजूद सेना के फ्यूल डिपो के अंदर ग्राउंड टैंक में 4 लाख लीटर तक तेल भरा जा सकता है, जो लगातार ऑयल टैंकरों के जरिए आ रहा है। इसे बैरलों में भरकर गाड़ियों के काफिले से लगातार फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुंचाया जा रहा है। सेना ने दावा किया है कि फॉरवर्ड लोकेशन पर सर्दियों में किसी तरह के राशन की कोई भी कमी नहीं होगी।
लेह में मौजूद 14वीं कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ने बताया कि सेना के लिए ईंधन, विशेष कपड़े, टेंट और भोजन जैसी चीजें अगले 14 महीनों के लिए पर्याप्त हैं। इतने अच्छे हो चुके हैं कि आज कई फॉरेन कंट्रीज हमारे सिस्टम्स को अपना चुकी हैं या अपनाने की कोशिश में हैं। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। आज हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल, ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो, जिसमें बुखारी और केरो हीटर शामिल हैं, या एमुनिशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में है। एक और तो कोरोना काल में वैसे ही लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं। ऊपर से सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने लोगों को और परेशान कर दिया है, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में इस वक्त आग लगी हुई है। लोगों की थाली से प्याज, टमाटर, आलू समेत हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। एशिया की सबसे बड़ी दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज की कीमत थोक भाव में 40 से 45 रुपए किलो पहुंच गई है, जबकि हफ्ते भर पहले तक यह कीमत 15 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब थी। दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में रिटेल में इस समय प्याज 60 से 80 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। दरअसल प्याज की कीमतों में तेजी के पीछे फसल का खराब होना वजह बताया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते 50% फसलें खराब हो चुकी हैं। साथ ही भारी बारिश ने महाराष्ट्र में प्याज के पुराने स्टॉक की क्वालिटी पर भी असर डाला है। इससे इनकी कीमतों में अब बढ़ोतरी शुरू हो गई। हालांकि बढ़ते दाम को देखते हुए सरकार ने प्याज के निर्यात पर अब रोक लगा दी, जिससे अब कीमतों में नरमी की उम्मीद है। वहीं टमाटर के रेट की बात करें तो दिल्ली की आजादपुर मंडी से लेकर गाजीपुर मंडी में इस समय टमाटर 80 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। मुंबई की सब्जी मंडियों में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो के भाव पर है, और वहीं कोलकाता की अगर बात करें तो यहां पर टमाटर का भाव 100 रुपए को पार कर गया है, जबकि कुछ दिन पहले तक टमाटर बड़े आराम से 50 रुपए किलो के आसपास मिल रहा था। इतना ही नहीं, इसी तरह आलू थोक में 26 रुपए किलो तो रिटेल में 35 से 40 रुपए किलो मिल रहा है। पिछले सप्ताह आलू का थोक भाव 15 रुपए किलो था। जानकार बताते हैं कि टमाटर के साथ आलू और प्याज के दाम भी अभी और ऊपर जाएंगे। अक्टूबर तक सब्जियों के रेट बढ़ने की संभावना है, हालांकि नवंबर में दामों में थोड़ा सा कमी आनी शुरू हो जाएगी। प्याज के दामों में अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की गई है और घरेलू बाजार में प्याज की कमी ना हो, इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि फिलहाल जो है प्याज के निर्यात पर पाबंदी रहेगी। फिलहाल हम गुरुग्राम के सदर बाजार सब्जी मंडी में मौजूद है और यहाँ की हम बात करें, प्याज तो उपलब्ध है, लेकिन जो दाम है वो पिछले कुछ दिनों में प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल जो गुरुग्राम में प्याज के दाम है वो करीब 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है वो प्याज बिक रही है। हमारे साथ जो है दुकानदार भी, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि अभी फिलहाल जो प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कितने दिनों में हुई, कितनी बढ़ोतरी? 20 दिन में लगा लो कम से कम 40 रुपए किलो हो गई, 20 रुपए किलो बढ़ गया है। पहले थी 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, अब सीधा हो गई 40 रुपए किलो। कुछ उम्मीद है दाम घटने की या अभी बढ़ेंगे दाम? अभी तो मुश्किल है, कम से कम क्या पता महीनों लग जाए, जब तक नहीं प्याज नहीं आएगी, जब तक डाउन नहीं होगी। कारण क्या है कि जो दाम बढ़े हैं अचानक से? क्या पीछे से प्याज की कमी है? पीछे से महंगी है प्याज। और सबसे ज्यादा रुला रहा है प्याज। जी हाँ, प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ और ये साहिबाबाद सब्जी मंडी की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि प्याज काफी कम मात्रा में बिक रहा है। विक्रेता जो हैं उसे काफी कम ला रहे हैं। ये जो प्याज है इस समय अगर मंडी के दामों की बात करें तो 30 से 40 रुपए किलो तक अपनी क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है। दूसरी सब्जियों पर भी असर हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दामों पर फर्क पड़ा है वो प्याज के दामों पर पड़ा है। और जाहिर है इसी वजह से जो सरकार है उसने प्याज के निर्यात पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और जहां मैं खड़ा हूं देखिए, ये प्याज की रिटेल शॉप है मंडी के भीतर। यहाँ पर बहुत कम लोग आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि प्याज के दाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। विक्रेता से पूछेंगे कि दाम बढ़ने की वजह क्या है, जो ये दाम बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है? ये एक तो पीछे से कमा रही है, पीछे जो इसका कोटा अपने वो जमा कर रहे हैं अपना। कौन जमा कर रहे हैं? जो व्यापारी लोग हैं, और कुछ ये मंडी समिति वाले यहाँ कमाने दे रहे हैं। मालूम ये 3-4 घंटे की मंडी कर रखी है इन्होंने, इस वजह से थोड़ा
और महंगाई बढ़ रही है। लोग आ रहे हैं प्याज लेने के लिए? आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। मंडी समिति वालों ने परेशान बहुत कर रखे हैं। वैसे मंडी जो दाम बढ़ रहे हैं उसका पुख्ता कारण आप कह रहे हैं कि पीछे से नहीं आ रहा? पीछे से भी माल कम आ रहा, कुछ यहाँ की भी परेशानी है, मंडी की भी। अच्छे मानसून के चलते इस साल आपको बता दें कि इस साल मानसून अच्छा होने वाला है। इसके चलते इस साल बुआई का रकबा बढ़ गया है। क्रिसिल यानी क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से करीब 7% ज्यादा रहा है। लिहाजा इस साल सीजन में 1104 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है, क्योंकि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बारिश पिछले 5 सालों के सबसे अच्छे स्तर पर है। आंकड़ों के मुताबिक धान का रकबा पिछले साल से करीब 10% बढ़कर 379 लाख हेक्टेयर हो गया। और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक कछुआ मगरमच्छ का शिकार बनते बनते बच गया। मगरमच्छ के जबड़ों की ताकत से आप वाकिफ होंगे। बड़े से बड़े जानवर की हड्डियों को चकनाचूर करने का दम रखता है ये जीव, लेकिन एक कछुए के कवच को तोड़ना इस मगरमच्छ के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित हुआ। अब सोशल मीडिया पर इस शॉकिंग घटना का वीडियो काफी देखा जा रहा है, जिसमें आप एक कछुए को उसके कवच के कारण मौत के मुंह से बाहर निकलते देखेंगे। इस 18 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि कछुआ एक बड़े से मगरमच्छ के जबड़ों में अटका है। मगरमच्छ उसके कवच को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता और कछुआ भी किसी तरह से खुद को मगरमच्छ की पकड़ से आजाद कर वहां से सुरक्षित निकल जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में इजरायली शख्स का हिंदी प्रेम दिखाई दे रहा है। ये शख्स अपने हिंदी प्रेम में बॉलीवुड के एक मशहूर गाने को बहुत ही शानदार अंदाज में गा रहा है। इस शख्स के अंदाज को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। उन्होंने हिंदी गाने को इतना बेहतरीन तरीके से गाया है कि एक एक शब्द को आप साफ साफ सुन सकते हैं। इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। दिल से गए, अब जान से गए, बस आंखों मिली और बात बड़ी, लाल करी मैदान करीम, और को दिन जाने क्या सूदी, जब पोते उसकी डोली में, और बात मौस की दाप बदल, तू नमीन पन कूची डोली में, अब जा पी गए, अब जा होगा, अरे ऐसी गरी मुश दिल से गरी, अब दिल से बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान जैसे कर्म करता है उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अब कोई बात जब बुजुर्गों ने कही है तो भला गलत कैसे हो सकती है। इस मिसाल का एक वीडियो भी सामने आ गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। आपने आज तक घोड़े, ऊंट और कई जानवरों की सवारी की होगी, लेकिन क्या कभी भेड़ की सवारी की है? इस वीडियो में देखिए, एक शख्स भेड़ की सवारी कर रहा है, पर शायद भेड़ को ये पसंद नहीं आया। तभी तो देखिए, भेड़ ने जो हाल किया इस शख्स का, उसे देखकर आप हंसे बिना तो नहीं रह पाएंगे। सोशल मीडिया पर एक किसान के डांस का वीडियो वायरल है। इस वीडियो में किसान खेती करते वक्त मजे से डांस कर रहा है और पास खड़े लोग उसे ऐसा करते देख हंस रहे हैं। किसान डांस करते हुए फसलों को पानी दे रहा है। पास ही गाना बज रहा है जिस पर वो अपनी ही मस्ती में एक हाथ से पाइप के जरिए फसलों को पानी दे रहा है और दूसरे हाथ को ऊपर करके डांस कर रहा है। अपनी क्यूटनेस और हंसमुख अंदाज से शहनाज गिल फैंस के दिलों पर राज करती है और अक्सर अपने फोटो और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती रहती है। हाल ही में शहनाज का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल है, जिसमें शहनाज अपने गाने कुर्ता पैजामा की रिहर्सल करती नजर आ रही है। शहनाज का ये रिहर्सल वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 541 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की बदहाली के लिए इशारों में आरजेडी की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया।
कहने से नहीं चूके कि ऐसी सरकारों के दौर में विकास को प्राथमिकता नहीं दी गई। एक दौर ऐसा भी आया जब बिहार में मूल सुविधाओं के निर्माण के बजाय राज्य के लोगों को आधुनिक सुविधाएं देने के बजाय प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं पूरी तरह बदल गई। नतीजा ये हुआ कि राज्य में गवर्नेंस से फोकस ही हट गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और अमृत जल योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा नमामि गंगे योजना के तहत रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आरजेडी सरकार या लालू यादव का नाम लिए बगैर कहा कि उस दौर में बिहार में विकास के काम घोटालों की भेंट चढ़ गए। जब शासन पर स्वार्थ नीति हावी हो जाती है, वोट बैंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है, तो सबसे ज्यादा असर समाज के उस वर्ग को पड़ता है जो प्रताड़ित है, वंचित है, शोषित है। बिहार के लोगों ने इस दर्द को दशकों। पीएम ने उम्मीद जताई कि पीने के साफ पानी और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा और इसका फायदा महिलाओं और निचले तबके के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्र की योजनाओं की सराहना की और भरोसा जताया कि इन्हें तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी की खबर है। हालांकि बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि गठबंधन मजबूत है और सीटों का बंटवारा हो जाएगा। नाम पर हम वोट नहीं मांग रहे या वो हमारे लिए राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। वो जिस प्रकार से उनकी मौत हुई, पूरे देश को ये लगता है कि सत्य बाहर आना चाहिए और जब सत्य को छुपाने की कोशिश चल रही थी, उस समय एक बड़ी भावना तैयार हुई जिसके तहत बीजेपी सहित सभी प्रमुख लोगों ने यह प्रयास किया कि सच बाहर आना चाहिए। अब सीबीआई सच को बाहर ला रही है और सच बाहर आने तक हम रुकने वाले नहीं है, इसलिए ये कोई चुनाव का मुद्दा ही नहीं हो सकता। सीधी बात तो ये है कि जब गठबंधन में हम लोग होते हैं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, अलग अलग मंशा होती है। कभी उसको लोग एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करने का अपना अपना तरीका होता है, किंतु कुल मिलाकर मेरा ये विश्वास है कि गठबंधन ठीक से होगा। हम लोग सारे लोग मिलकर इसको लड़ेंगे। हमारे गठबंधन से कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई और आ सकता है लेकिन जाने वाला कोई नहीं। मुंबई में पूर्व नेवी अफसर से हुई मारपीट के मुद्दे पर उद्धव सरकार बैकफुट पर है। मारपीट करने वाले शिव सैनिकों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन्हें फिर से जमानत भी मिल गई, लेकिन इस दौरान पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी और आरएसएस के साथ हैं। अफसर मारपीट के मुद्दे पर राज्यपाल कोश्यारी से मिले और उन्हें ज्ञापन दिया। इसके बाद बीजेपी के साथ होने का ऐलान कर दिया। मैं आरएसएस और बीजेपी से जुड़ गया हूं मैं, क्योंकि जब मुझे मारा गया तो आरएसएस बीजेपी करके वो लोग इल्जाम लगाया और ये आज से मैं घोषणा करता हूं, बीजेपी आरएसएस से मैं जुड़ गया हूं मैं। और इस देश के लिए जो भी होगा आम पब्लिक के लिए, और हमारे पूर्व सैनिक, पूरे देश के पूर्व सैनिक जो है आरएसएस और बीजेपी से हमारे से जुड़ गए हैं। मदन शर्मा के साथ कई पूर्व सैनिक तो मौजूद थे ही। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल लोढ़ा और बीजेपी विधायक अतुल भटकलकर भी उनके साथ थे। यानी मदन शर्मा के साथ मारपीट का मामला पूरी तरह से सियासी हो चुका है। बीजेपी और मदन शर्मा ने आरोप लगाए कि आरोपियों पर जानबूझकर कमजोर धाराएं लगाई गई। गवर्नर जी ने आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम ये भी डिमांड किए हुए हैं कि सरकार को बर्खास्त करके और प्रेसिडेंट रोल लाया जाए। उद्धव ठाकरे का एक कार्टून शेयर करने पर शिव सैनिकों ने मदन शर्मा के साथ शुक्रवार को मारपीट की थी, जिसके बाद मामला सियासी तौर पर गरमाया हुआ है। सैनिक हैं, हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हम ही माजी सैनिक आए। हमें ये सिखाया गया है कि या तो मर जाओ या मार दो, लेकिन वो देश के दुश्मनों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ नहीं। 10 आदमी मिलके एक बूढ़े को मार रहे हैं। हम किस हिंदुस्तान में जी रहे हैं, हम किस देश में जी रहे हैं। नाराजगी इस बात पर भी है कि जिन शिव सैनिकों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, उन्हें जल्द ही जमानत मिल गई। इसीलिए पुलिस ने ट्रेस पासिंग की धारा के तहत उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, लेकिन जमानती धाराओं की वजह से सभी 6 आरोपियों को शर्त के साथ फिर जमानत मिल गई। पुलिस के पास कस्टडियल इंट्रोगेशन का कोई ग्राउंड नहीं था
वो मेकआउट नहीं कर पाए कि क्यों उनको कस्टडी चाहिए। तो कोर्ट प्लीज हुआ कि वही कोई कस्टडी की जरूरत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोर्ट प्लीज्ड हो गया बेल ग्रांट करने के लिए। बीजेपी मदन शर्मा के मुद्दे पर उद्धव सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ सामना के जरिए शिवसेना ने इस घटना की निंदा की है, लेकिन साथ ही आरोप लगाया है कि इस मामले में सियासत हो रही है। यूपी में झांसी के एक टोल प्लाजा पर एक बस में बैठे यात्री का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। जानकारी के मुताबिक जब बस टोल प्लाजा पर रुकी तो यात्री ने गुटखा थूकने के लिए जैसे ही अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला, वैसे ही यात्री का सिर सीमेंट के पिलर से टकराया और कटकर वहीं गिर गया। यानी बस में बैठे यात्री का सिर जमीन पर था और धड़ बस की कुर्सी पर, जिसे देख बस में बैठे दूसरे यात्रियों में चीख पुकार मच गई, क्योंकि लड़के की गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरने का वाकया टोल प्लाजा पर रहे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें देखा गया कि जैसे ही एक बस ने टोल की पर्ची कटवाई और आगे बढ़ी, वैसे ही बस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक कानपुर से यात्रियों को झांसी लेकर जा रही एक बस जैसे ही सेमरी टोल प्लाजा पर पहुंची और टोल भरने के लिए रुकी, इसी दौरान 22 साल का एक यात्री बस की खिड़की के बाहर थूकने की कोशिश करने लगा। लेकिन टोल भरने के बाद जैसे ही बस आगे बढ़ी तो लड़के का सिर सीमेंट के खंबे से टकराया और धड़ से अलग हो गया, जिसके बाद आनन फानन में बस को रोका गया। साथ ही पुलिस को जानकारी दी गई, जिसने सिर और धड़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुंह पे गुटखा खाने के लिए इसने गर्दन बाहर निकाली तो पिलर से अटकी हुई गर्दन कट गई, तो उसके चलते बहुत दर्दनाक उसकी हाथ से मौत हो गई। प्रशासन के पास जैसे सूचना पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंच गई तुरंत, तो उसका पंचनामा वगैरह हो गया। बताया गया कि बस में जिस लड़के की दर्दनाक मौत हुई वो बाराबंकी का रहने वाला था। घटना के बाद से ड्राइवर और कंडक्टर फरार हैं। कोरोना काल में हरियाणा के सोनीपत में ट्रायल बेसिस पर एक सरकारी स्कूल को खोला गया, जहां 165 दिनों के बाद छात्र स्कूल पहुंचे और कोरोना काल में सरकार के निर्देश पर स्कूल खुलने से पहले नए नियमों के तहत रिहर्सल किया। लिहाजा सोनीपत के बजीतपुर सबोली गांव के इस 10वीं तक के स्कूल को खोला गया, जहां करीब 40 छात्रों को पढ़ाने के लिए बुलाया गया। इस दौरान ट्रायल बेसिस पर 2 दिन के लिए खोले गए स्कूल में 20 छात्रों और 20 छात्राओं की बरामदे में क्लास लगाई गई, जहां एक बेंच पर एक बच्चे को बिठाया गया। खास बात यह है कि सिटिंग प्लान के हिसाब से बेंच पर छात्रों का नाम लिखकर चिपकाया गया है। ये 10वीं कक्षा है, क्योंकि 10वीं कक्षा और आज 9वीं और 10वीं कक्षा को यहाँ पर बुलाया गया है। हर एक बच्चे की सीट पर उनके नाम लिखे गए हैं। ये छात्राओं की कक्षा है, अंशु नाम यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि हर रोज अंशु इसी सीट पर बैठेगी। उसके अलावा तनु का जो बेंच है वो यहाँ पर है। लगातार हम आपको तस्वीरें हैं इस स्कूल की दिखा रहे हैं, क्योंकि डेमो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? सर तनु। तनु एक बार आप ऊपर आ जाओगे। तनु, किस तरह की व्यवस्था है अब वो की जा रही है स्कूल में, क्योंकि सरकार स्कूल खोलने जा रही है 5 महीने बाद कोरोना काल? सर हमारे आते जूते सैनिटाइजर किए जाते हैं, हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं, और उसके बाद सबसे पहले 1 मीटर की दूरी के बाद हम यहाँ पे आते हैं। फिर सबके बेंच पे उनकी नेम स्लिप डाल रखी है कि इस बेंच पे से बैठना है, इस बेंच पे से बैठना है। हालांकि स्कूल में भी 4 घंटे की पढ़ाई ही हो रही है। इन 4 घंटों में 4 विषय की पढ़ाई कराई जाएगी। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान शामिल हैं। इतना ही नहीं, शिक्षकों को छात्रों की बेंच के पास जाकर नोटबुक चेक करने को कहा गया है। जो हर एक बच्चे की थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की जाती है सर, हर एक बच्चे की। किस तरह की जो व्यवस्थाएं वो की जाएगी अब आगे? इसमें बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सैनिटाइजर है यहाँ पे, उनका सैनिटाइज कराने के लिए साबुन है, सोप है, ऑटोमेटिक हैंड वॉश रखा गया है। पहले यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद जो बच्चे हैं वो टचलेस जो सैनिटाइजेशन मशीन है वो लगाई गई है, वहाँ से अपने हैंड। इस रिहर्सल का मतलब ये है कि कोरोना काल में छात्रों को स्कूल में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश करवाया जाएगा और बनाए गए गोलों में खड़े रहकर ही अटेंडेंस लगाई जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। वहीं छात्रों से कहा गया है कि वो घर से अपना खाना और पानी की बोतल लेकर आएं। स्कूल में किसी भी चीज को शेयर करने की मनाही है। कुल मिलाकर कोरोना काल में स्कूल खोलने की तैयारी है, लेकिन खतरा बड़ा है। ऐसे में सावधानी भी बड़ी बरतनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को फिर एक बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने बिहार को 541 करोड़ रुपए की नई सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने बिहार में 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें पटना, सीवान, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और छपरा शहर की योजनाएं शामिल हैं। मैं बिहार के सभी इंजीनियरों को भी विशेष तौर पर आज के इस इंजीनियर दिवस की बधाई देता हूं।
हरियाणा के पानीपत के जलमाना गांव के पास यमुना नदी में डूबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। यहां नहाने के दौरान पहले एक युवती के साथ 2 बच्चे डूब गए और उसके बाद उन्हें बचाने की कोशिश में 3 और लोग डूब गए। उत्तर प्रदेश के बलिया में जर्जर सड़क को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री आनंद स्वरूप का पुतला फूंककर अपना विरोध जाहिर किया। पंजाब के रजपुरा में केंद्र के कृषि अध्यादेश के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने 2 घंटे जाम लगाकर विरोध जाहिर किया। पंजाब के तरनतारन जिले के पट्टी में एक कुरियर कंपनी के सुपरवाइजर से 2 बदमाशों ने 5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाश ने लूटपाट के दौरान सुपरवाइजर से बदसलूकी और मारपीट भी की। राजस्थान के झालावाड़ में नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने 6 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कोरोना महामारी की वजह से प्रशासन ने 17 सितंबर को अमावस्या के दौरान भक्तों के जमावड़े पर रोक लगा दी है। ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और पिहोवा के धार्मिक स्थल पर 17 सितंबर को अब श्रद्धालु पवित्र स्नान नहीं कर पाएंगे। पंजाब के तरनतारन से पुलिस ने 2 खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से आधुनिक हथियार के साथ कई मोबाइल फोन और इंटरनेट डोंगल बरामद किए गए हैं। प्राथमिक जांच के मुताबिक आरोपियों का संपर्क अमृतसर जेल में बंद एक KGF संचालक सहित 5 अपराधियों के साथ था। उत्तर प्रदेश के बागपत में लेन देन के विवाद में 2 पक्षों के लोग भिड़ गए। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस को हालात काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के झांसी में SSP ऑफिस में शिकायत करने पहुंची एक महिला की बच्ची की अचानक मौत हो गई। इसके बाद महिला के रोने की वजह से हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी मिलने पर SP और दूसरे अधिकारियों ने महिला को शांत करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में इंदौर के MY अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खबरों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि यहां की मॉर्चरी में रखे शव सड़कर कंकाल में तब्दील हो चुके हैं। पंजाब के जलंधर में टेंट एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टेंट कारोबारियों ने सरकार से टेंट कामकाज पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग की। बेंगलुरु में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मिलकर जो एक शुरुआत की है वो किसी को भी हैरान कर सकती है। कबाड़ हो चुकी बसों को शानदार महिला टॉयलेट में तब्दील करने का उनका आइडिया बेमिसाल है। ये तस्वीरें देखकर गलतफहमी में ना आ जाइएगा कि ये कोई 5 स्टार का वॉशरूम है। दरअसल ये शानदार टॉयलेट बस के अंदर बने हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। इसीलिए इन्हें स्त्री टॉयलेट कहा गया है, जहां वॉश बेसिन, फीडिंग रूम यानी बच्चे को दूध पिलाने की जगह और नैपकिन बदलने के लिए भी अलग जगह बनाई गई है। इतना ही नहीं, बस में 3 इंडियन और 2 वेस्टर्न टॉयलेट बनाए गए हैं। असल में जो बसें कबाड़ हो चुकी थी उन्हें कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मिलकर स्त्री टॉयलेट में तब्दील कर दिया, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद इस पहल को काफी सराहा जा रहा है, क्योंकि कबाड़ की बसों को अंदर और बाहर पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया है, जिसके 12 लाख रुपए का खर्च बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उठाया है। It is a KSRT scrap bus that has been converted into what do we call as a for ladies toilet. Yeah, see now due to this COVID-19, we want an hygienic toilet for ladies. That is the motive of the government as well as of the management. The addition was taken earlier and it has been procured from Pune. It is sponsored by BIAL. Total cost is around 12 lakhs. स्त्री टॉयलेट बसें जरूरत के मुताबिक बेंगलुरु के सेंट्रल बस स्टैंड पर खड़ी की गई हैं। कुल मिलाकर अच्छी से अच्छी चीजों को कबाड़ में बदलने में समय नहीं लगता, लेकिन कबाड़ को एक उपयोगी चीज बनाने में मेहनत और इरादा लगता है, जिसकी मिसाल ये बसें हैं। और अब चलते चलते आज का गीत। फिल्म चांदनी को रिलीज हुए आज 31 साल पूरे हो गए। श्रीदेवी और ऋषि कपूर की सुपरहिट फिल्म 15 सितंबर 1989 को रिलीज हुई। इस फिल्म के एक खूबसूरत गीत के साथ आज आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।